Hey, good morning. This is Sakshi. Today is 24th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. So, you must know that 1 or 2 days back there has been a terrorist attack in Pahalgam region of Jammu Kashmir. So, our first article today deals with how Indian government has responded. मतलब basically क्या immediate actions लिए गए हैं उससे डील करता है. तो जैसे ये टेररिस्ट अटैक का हमें पता चला तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, एक मीटिंग बुलाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की और 5 जो हैं डिसीजंस पास किए गए हैं. याद रखिएगा डिसीजंस विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट, मतलब तुरंत वाले हम लोग क्या डिसीजंस ले सकते हैं वैसे ये डिसीजंस हैं, 5 डिसीजन जिसकी बात की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. उसके अलावा तो लॉन्ग टर्म और भी डिसीजंस लिए जाएंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लिए जाएं और बहुत बेहतर तरीके से लिए जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है फॉर अस इंडियंस. तो हाँ, आपको इसका टाइटल दिख रहा होगा इस आर्टिकल का कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ दिस इंडस पैक्ट. तो लेट मी टेल यू, जो पहला डिसीजन लिया गया है वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 का है विल बी हेल्ड इन अबेयंस. इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा. अबेयंस का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को टेम्प्रेरी तरीके से सस्पेंड कर देना, है ना, उसे रोक देना, हॉल्ट पे रखना. तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या. इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ऑफ कोर्स इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. ठीक है, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किया था और पाकिस्तान की तरफ से जनरल आयूब खान जो कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे. तो ये सारी चीज़ें हुई. ये काम क्या करता है तो आपको पता होगा, जैसे हमारा ये ऊपर कश्मीर का रीजन है तो यहाँ पे इस ऐसे एरिया से ऐसे करके एक इंडस रिवर जाती है हमारी, राइट. तो इंडस रिवर है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, है ना, ऐसे करके 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस रिवर की. तो एक इंडस रिवर हुआ, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज़ सतलज, रवि, ब्यास, झेलम और चेनाब. तो ये ट्रीटी जो है इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज़ को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से उसका वाटर शेयरिंग होगा इस बारे में बात करती है. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब आपको लगेगा कि अगर ये टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो इसमें हम लोग इस वाटर ट्रीटी को क्यों होल्ड पे रख रहे हैं, मतलब क्या कनेक्शन है इनके बीच में. तो कनेक्शन है. कनेक्शन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस ट्रीटी को लेकर के. इंडिया का कहना है कि ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, काफ़ी पुरानी, 1960 की ट्रीटी है. मतलब सोचिए कितने साल पुरानी है ये. तो काफ़ी पुरानी ट्रीटी है ये. और इन सालों में, इतने साल जो बीते, इसमें इंडिया के डेमोग्राफी में काफ़ी चेंजेस आए हैं. हमारी नीड्स अब 1960 के मुकाबले आज कुछ और हैं. बेसिकली इंडिया खुश नहीं है इस ट्रीटी के अंतर्गत जिस तरीके से इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के वाटर को कह सकते हैं शेयर किया गया, उससे इंडिया खुश नहीं है. इंडिया की ऐसी मांग है कि इसे रिवाइज़ किया जाए इस ट्रीटी को और वाटर शेयरिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया जाए. बट ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल पाकिस्तान इज़ इनडिफरेंट टू आवर नीड्स. हम लोग जो भी डिमांड करें, जो भी नीड्स हमारी, पाकिस्तान उस पर ध्यान नहीं दे रहा है हमेशा की तरह. तो ये टेररिस्ट अटैक देखने के बाद यही किया गया हमारी तरफ से कि सबसे पहले इस ट्रीटी को पॉज पे रख दिया गया. ठीक है, ये हुआ. दूसरा चीज़ क्या हुआ कि एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ऑफ कोर्स तो ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, टेररिस्ट अटैक्स हो जा रहे हैं, टूरिस्ट को मार दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने ये चेक पोस्ट बंद किया अटारी का. इसके अलावा क्या हुआ है कि सार्क का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे जो रीजनल हमारा ग्रुपिंग है सार्क, तो उसके अंदर भी एक स्कीम है सार्क में, वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम. मतलब इसमें कुछ छूट दी जाती है लोगों को कि जो भी सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में बिना वीज़ा के भी अगर ऐसा कुछ नीड हुआ तो एक दूसरे के यहाँ, एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, तो एक इस तरह की स्कीम है.
स्कीम के अंडर में अलग से वो परमिशन देनी होती है, वो अलग बात होता है। तो जो भी है, ये एक स्कीम है, इसमें इंडिया ने कहा है कि इसके अंडर में जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स ट्रैवल टू इंडिया, मतलब इंडिया आते थे या आते हैं या अभी भी इंडिया में हैं, उनको ऐसा मान लेना चाहिए कि उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, दे आर नॉट इन्वाइटेड इन इंडिया। तो बस ये चीज़ हुआ है, और कहा गया है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर में इंडिया में आए हुए हो, आपके पास 48 आवर्स हैं, इंडिया छोड़ के चले जाइए। ठीक है, ठीक है, ये 3 चीज़ें हुई। चौथा हुआ है कि आपको पता है कि इंडिया है ना, तो इंडिया में एक पाकिस्तान का हाई कमीशन है, मतलब पाकिस्तान के कुछ एडवाइज़र्स हो गए, कुछ लोग पाकिस्तान के वो इंडिया में रहते हैं, और वैसे ही इंडिया के कुछ एडवाइज़र्स और कुछ पीपल जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, ये चीज़ है। तो इंडिया ने क्या कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के जो भी मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं उन्हें मतलब डिक्लेयर कर दिया कि एज़ पर्सोना नॉन ग्राटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है यहाँ पे, ओके, इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है। इसका मतलब ये होता है कि अनवेलकम्ड पर्सन, पर्सोना मतलब पर्सन, नॉन मतलब समथिंग नॉट जैसा, और ग्राटा से आप समझ सकते हैं ग्रीट करना किसी को। तो ऐसे इंसान हैं जो कि अनवेलकम्ड है हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। और इसी के साथ उनको कहा गया है कि भारत को आप 1 हफ्ते के अंदर छोड़ के चले जाइए। इसके अलावा इंडिया का जो हाई कमीशन था इस्लामाबाद में, उसे भी विड्रॉ कर लिया गया वहाँ से। अपने जो भी एडवाइज़र्स हमने रखे हुए थे इस्लामाबाद में, हमने उन्हें कहा है कि आप भारत वापस आ जाइए, इट्स डेंजरस टू स्टे इन पाकिस्तान। ये हुई है, 4 पॉइंट्स हुए। 5वां ये हुआ है कि एक इंडियन मिशन इन इस्लामाबाद होता है, और उसी तरीके से एक पाकिस्तानी मिशन इन न्यू दिल्ली होता है। इसमें कुछ लोग होते हैं, तो उनकी संख्या को 55 से घटा करके 30 कर दिया गया अभी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ऐसे करंट में तो हैं, पर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपसे ये सब कुछ भी कभी नहीं पूछेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका इंडस वाटर ट्रीटी का। ठीक है, आपको बिल्कुल उसके पीछे का सारा जितने भी फैक्ट्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा ये एक फ्रेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लीगल में पैसेज आपका दे देगा, ये फ्रेज़ कभी दे सकता है आपको, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी तो ऐसे ही एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे वही हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है यहाँ पे, होम मिनिस्टर विक्टिम्स के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनका स्केच बना करके पब्लिक में डिस्क्लोज़ किया गया। इसके अलावा जेडी वैंस आए हुए हैं इंडिया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट है वो यूएस के, तो वो भी अपनी फैमिली के साथ सब जगह घूम रहे हैं। तो ये नथिंग टू डू विथ जीके, कुछ काम नहीं है उसका। उसके अलावा एक ये पॉइंट आपका काम का हो सकता है, राइट टू कूल। एक्सपर्ट्स मतलब क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो है ना, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि एक मतलब पेड हीट लीव के लिए, कि मतलब हीट गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मेनली ये इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ से डील करता है। इनफॉर्मल सेक्टर जिनका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिनका रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर के जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ सजेस्ट किया, प्रपोज़ किया है, बेसिकली उससे डील कर रहा है ये, कि एक पेड हीट लीव उन्हें मिलना चाहिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन्हें ऐसा नहीं कि आप उनका सैलरी काटने लगो, कि गर्मी है तुम ड्यूटी पे नहीं आ रहे तो सैलरी काट ली, नहीं, पैसा आप दीजिए पर छुट्टी दीजिए। उनका हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से राइट टू कूल, कि मतलब इतनी गर्मी है उन्हें भी ऐसा मौका दिया जाए राइट टू कूल होने का। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आज का एडिटोरियल काफ़ी सही आया है। ये वही टेररिस्ट अटैक जो हुआ पहलगाम में उससे डील कर रहा है। मैं चाहूँगी इससे पहले मैं आपको ये वाला एडिटोरियल समझा दूँ, सिंस दिस इज़ रियली वेरी शॉर्ट, तो इससे डील कर लेते पहले। ब्यूटी पेंजेंट्स
ओके, ब्यूटी पैजेंट्स, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मिस वर्ल्ड 72nd मिस वर्ल्ड जो है, ये कॉन्टेस्ट, ये कंपटीशन, ये जो प्रोग्राम होने वाला है, ये हैदराबाद होस्ट कर रहा है इस साल। और अपना उन्होंने टूरिज़्म प्रमोट करने का एक बैनर निकाला है, बेसिकली एक स्लोगन निकाला है। उन्होंने कहा है तेलंगाना ज़रूर आना। तो और ये जो ब्यूटी पेजेंट्स, मतलब ब्यूटी तो समझते ही हैं, पेजेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स को बोला जाता है जिसमें तैयार होके इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के फंक्शंस होते हैं, वॉक, रैंप वॉक होता होगा, देखा होगा आपने। मिस वर्ल्ड भी वही चीज़ है। तो यही 72nd मिस वर्ल्ड जो है वो तेलंगाना होस्ट कर रहा है, हैदराबाद में हो रहा है ये। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट्स देखने को मिल रहे हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमें। अब प्रोटेस्ट्स क्यों देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए आगे पढ़ना होगा। कंट्रोवर्सी बेसिकली क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कहा जाता है कि ये फीमेल एम्पावरमेंट, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन देते हैं एक लड़की को। पर इसके अगेंस्ट में जो भी डिबेट्स, जो भी हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी मतलब एक तरह से काफ़ी सोच विचार करने वाले स्टेटमेंट्स है, डीपली रिफ्लेक्ट करने वाले स्टेटमेंट्स। अब क्या इनके अगेंस्ट में आते हैं कि भले ही पैजेंट का जो फॉर्मेट है वो ओवर टाइम चेंज हो गया हो, पहले स्विम सूट राउंड्स नाम की कुछ चीज़ें हुआ करती थी, और अब क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स हो रहे हैं, ये बताने के लिए कि विमेन का जो भी वर्थ है, विमेन की जो रिस्पेक्ट है, सिर्फ उनके फिज़िकल अपीयरेंस के तौर पे नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का क्या मतलब है कि उनका मेंटली वो क्या सोचती हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस चीज़ के बेसिस पे होना चाहिए। पर फिर भी कुछ क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि किसी विमेन को इवैल्यूएट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल अपीयरेंस, ये ट्रबलिंग चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स ऐसी बातें तो हैं ही। तो राइटर का कहना है कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे फीमेल विजिबिलिटी पब्लिक लाइफ में बहुत चैलेंजेस से भरी होती है, ऐसे देश की लड़कियाँ जब ऐसे ग्लोबल पेजेंट्स पे पार्टिसिपेट करती है, ग्लोबल जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो ऑफ कोर्स काफ़ी एस्पिरेशनल होते, काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, है ना। लार्जर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। फिर एग्जांपल दिया है यहाँ पे ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, ये लोगों का। पर यहाँ पे इन्होंने 2 प्रॉब्लम्स बताई हैं। पहला, डुअलिटी मतलब कोई 2 बातें हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बिल्कुल ही औरतों को एम्पावर करते हैं, पर साथ ही साथ ये विमेन की बॉडी को इस तरह से शोकेस करते हैं पब्लिक की कंजप्शन के लिए, तो वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। इसके अलावा एक और ट्रबलिंग आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट और सेंटर दोनों, कि इतने पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं ऐसे ब्यूटी पेजेंट, ऐसे प्रोग्राम्स होस्ट करने के लिए, क्या ये इतने एफ़र्ट्स जो आप डाल रहे हो, इतना आप रिसोर्सेस जो इसमें डाल रहे हो, क्या इसका यूज़ करके कोई और ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं होस्ट किया जा सकता था ऑन वुमेंस हेल्थ हो गया, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इनोवेशन, रूरल डेवलपमेंट? क्या ये ब्यूटी वाली चीज़ों पे आप जो जा रहे हो, इसकी जगह पे आप कहीं बेटर इन्वेस्ट करते, वुमेन के हेल्थ के बारे में एक इंटरनेशनल फोरम रखवाते, देश विदेश से लोग आते ज्वाइन करने के लिए इस फोरम में, अपनी अपनी बातें रखते? तो ये राइटर का कहना है। अब ऑफ कोर्स इनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी लोग ऐसा अपना ड्रीम रखते हैं, जिनका एम है लाइफ में ऐसी चीज़ों को अचीव करना, ऑफ कोर्स ये उन्हें अंडरमाइन, उन्हें वीकेंड नहीं करना चाह रही हैं, ठीक है। इनका बेसिकली ये पॉइंट है कि ये फ्रेमवर्क को क्वेश्चन कर रही हैं। इनका ऐसा मानना है कि ट्रू एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, इस चीज़ से नहीं पता चलता कि एक लड़की कितने कॉन्फिडेंस से रैंप वॉक कर रही है, बल्कि तब पता चलता है कि एक लड़की कितनी सेफ़ है अपने नेबरहुड में चलते हुए, है ना। एक लड़की का ट्रू एम्पावरमेंट तब नहीं होता जब उसे ग्लोबल
रिकॉग्नाइजेशन मिले, उसका एम्पावरमेंट उसकी एवरीडे डिग्निटी से होता है। तो ये इनका पॉइंट है। ऑफ कोर्स बहुत ही पावरफुल बात कही है इन्होंने। तो यही इनका कहना है कि जैसे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, वो लोग अपना वॉइस रेज कर रहे हैं इस ऐसे प्रोग्राम्स के खिलाफ में, पर ऐसा नहीं है कि ये सोली बस पेजेंट्स को ही इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे ब्रॉडर विज़न को सपोर्ट करने के लिए अपने वॉइसेस रेज करते हैं, जिसमें वुमेन को सिर्फ उनके लुक्स के लिए नहीं जज किया जाता, उन्हें जज किया जाता है कि वो अंदर से कैसी, वो मेंटली कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी थिंकिंग कैसी है, और वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी में। इस बेसिस पे वुमेन को जज किया जाना चाहिए, नॉट फ्रॉम द वे शी लुक्स। तो ये इनका बात है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आप इसको कहेंगे कि एनालिटिकल आर्टिकल था, क्योंकि इसमें ना ऐसे लीगल वगैरह चीज़ों की कोई बात की गई, ना इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ बात की गई। तो एनालिटिकल पैसेज था, इंग्लिश में आपको मिल सकता है आराम से, क्लैट में या एलेट में आ जाएगा, तो अच्छा था। इसके अलावा यहाँ पे वही फिर जेडी वैंस जो आए हुए हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में बात की गई है कि उनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की, उनका नाम उषा है, और उनका और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बातचीत हुई उससे कोई हमें सब्सटेंशियल आउटकम देखने को नहीं मिला। पर हाँ, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया यूएस के बीच में, उसको एक तरह से फाइनलाइज किया जा चुका है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया आने की बात की गई। इस साल बेसिकली क्या है कि इंडिया क्वाड समिट जो है वो होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब इंडिया होस्ट करेगा, एक्चुअली इंडिया को ना लास्ट ईयर ही होस्ट करना था 2024 में, बट उस वक्त में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी आप मुझे दे दीजिए, मैं यूएस में होस्ट करना चाहता हूँ इस समिट को। तो क्वाड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल पता कर लीजिएगा। इसमें यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में बेसिक्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस साल लास्ट ईयर हमें होस्ट करना था 2024 में, बट क्योंकि वो जो बाइडन को पता था कि वो इलेक्शन हारने ही वाला है, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट बार मैं होस्ट करना चाहता हूँ एक बार क्वाड समिट, तो उन्होंने होस्ट किया था यूएस में। तो इस साल इंडिया का टर्न आ गया होस्ट करने का। तो जब हम लोग क्वाड समिट होस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया विजिट करने वाले, तो उससे रिलेटेड कुछ बातचीत हुई, उसी से डील कर रहा है। ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ऐसा ज़्यादा हमें कुछ प्रोडक्टिव देखने को नहीं मिला जेडी वैंस के यहाँ आने से। सो अब ये पहलगाम वाले पे जो आर्टिकल है, इसे इलेबोरेट तरीके से एक बार देख लेते क्या कह रहा है ये। राइटर का कहना है यहाँ पे कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो सिर्फ एक्ट ऑफ ब्रूटलिटी ही नहीं, एक वेल कैलकुलेटेड पॉलिटिकल सिग्नल था, है ना। ये जो अटैक था ये पॉलिटिकल इन नेचर था। इनका कहना है कि जैसे ही पाकिस्तान जो है इंडिया के डिप्लोमेटिक रेडार से थोड़ा डाउन जाता है, थोड़ा हम लोग ऐसा समझते हैं कि चीज़ें थिंग्स आर बैक टू नॉर्मैलिटी, तभी पाकिस्तान जो है ऐसी कोई हरकत कर देता है कि ये फिर से हमारे रेडार में आ जाता है, हमें थ्रेटन कर देता है। फिर उन्होंने बताया है कि ये जो घटना हुई है, ओ माय गॉड, वेयर डिड दैट गो, ओके हियर, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, ये जो घटना हुई है वो बैसारन जगह है, वहाँ पे हुई है, जो कि जिसको ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है एज मिनी स्विट्ज़रलैंड। फिर उन्होंने आगे ये भी बताया है कि जो टारगेट्स थे इस पॉलिटिकल जो भी इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है, टारगेट देख के हमें पता चल रहा है कि टूरिस्ट जितने भी लोग हैं उन्हें मारा गया है। तो वो भी बहुत ज़्यादा वेल कैलकुलेटेड था, इनका मोटिव है, बहुत बड़ा मोटिव है इसके पीछे। इन्होंने टूरिस्ट को ही क्यों चुना मारने के लिए, क्यों उन्हीं पर अटैक किया? दे वर इनोसेंट, वाई डिड दे डू दैट, दे डिड नथिंग टू डिजर्व दैट। पर उसके पीछे एक सिग्नल है, क्योंकि कश्मीर में टूरिज़म एक सिंबल है रिकवरी करने का,
कि कश्मीर जो है अपने पहले की सिचुएशन से रिकवरी हो रहा है उसका। टूरिज़्म की ही वजह से जो ऑर्डिनरी कश्मीरीज़ हैं, नॉर्मल जो पीपल हैं, वो उनके आय का साधन है, लाइवलीहुड वो अर्न करते हैं उससे। इसलिए ये टूरिज़्म पे अटैक करके अब देखिए ऐसे टूरिस्ट पे टेररिस्ट अटैक हो चुका है वहाँ पे। क्या कोई भी भारतीय उस जगह पे घूमना पसंद करेगा अब दोबारा? एटलीस्ट कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। और ये जो जगह है पहलगाम का, ये ऐसा जगह है जो कि वैली यानी कश्मीरी वैली को लिंक करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, क्योंकि सब लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ हो रही है। तो ये इनका एक अटेम्प्ट था कि कश्मीरी वैली को ना कट कर दिया जाए उनके विजिटर्स से, जो भी लोग आ रहे हैं विज़िट करने, और इस तरह से कश्मीर को बिल्कुल आइसोलेशन में भेज दिया जाए। एट लास्ट जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो यही तो चाहते हैं कि जो उनका टारगेटेड एरिया है वो पूरा आइसोलेटेड रहे, ताकि वो आतंक मचा सके अपना। ये सब बता रहे हैं राइटर इसमें। फिर इन्होंने कहा है कि ये जो है सिर्फ कश्मीर का एज अ टूरिस्ट प्लेस है ना, उसका जो एज अ टूरिस्ट प्लेस जो इमेज था, सिर्फ उसके ऊपर ही वार नहीं है। ये इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में, हमारे इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में। ये बताता है कि किस तरह से इंडिया मतलब अपना सिक्योरिटी हमने डाउन ले लिया था। ऐसा पाया गया है कि ड्रोन्स हो गया या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्वेलेंस के लिए जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था इंडिया ने कभी, दे वर एब्सेंट। वहाँ पे वो कुछ था ही नहीं। आतंकी आए, ऐसे फायरिंग करके चले गए, कितनों को मार दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें राइटर बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रिस्पॉन्स किस तरह से देना है। राइटर का मानना है कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेना होगा हमें, जिसमें पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है। मतलब पॉलिटिकली दोनों देश के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो लोग पॉलिटिकली एक कंक्लूजन पे आएँ, म्यूचुअली कुछ चीज़ पे अग्री करें। उसके अलावा हमें अपने इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये बताया राइटर ने। इसके आगे इन्होंने कहा है कि कंडेमनेशन मतलब किसी चीज़ को कहना कि ये गलत है, ये ठीक है, ज़रूरी है, पर काफ़ी नहीं है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। आप कोई अप्रोच लीजिए, कुछ किसी तरीके से एक्ट कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए इस चीज़ की तरफ। पर फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी ऑफ कोर्स इस चीज़ में आती है कि आखिर हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करें जो कि डिस्टेबलाइज़ भी ना हो। मतलब डिस्टेबलाइज़ होने से मतलब है कि ऐसा किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना जिस तरीके से हमारे सिटीजन्स सेफ़ रह सकें, है ना। हमारा जो भी स्ट्रक्चर हमारा स्मूथली काम कर रहा है, सिस्टम, वो डिसरप्ट ना हो जाए कहीं। किस तरह से हम लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करें, ये हमारे यहाँ पे डिलेमा है, ये हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। फिर ये सपोर्ट करते हैं इस डॉक्ट्रिन को ऑफ एस्केलेटरी क्रेडिबिलिटी। अब जानिए कि ये क्या है। चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट करेंगी। एस्केलेट करना मतलब इंक्रीज़ करना, मतलब टेंशन्स हैं वो बढ़ रही हैं, पर नॉट ओनली ऐसे मिलिट्री के तरीके से नहीं। अगर हमें पेन दिया गया है तो राइटर का ऐसा मानना है कि हम भी उन्हें पेन दें बराबरी में, बिल्कुल उनके। और सिर्फ मिलिट्री के तरीके से नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, एंड बाय कोवर्ट मीन्स। कोवर्ट मतलब होता है कोई चीज़ जो कवर्ड हो, है ना। एक ओवर्ट होता है, उसका मतलब है कि जो चीज़ें लोगों को पता चल जाए जल्दी। तो कोवर्ट मतलब छुप के, वो छुप के ऐसे टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं तो हम भी बदले में वैसा ही करें, ये कह रहे हैं राइटर यहाँ पे। इसके अलावा राइटर आगे डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ऐसे एक्ट्स कर क्यों रहा है, ठीक है। वाई पाकिस्तान इज़ कमिटिंग सच एक्ट्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है इंटरनल डायनामिक्स। इनका काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहती है इनकी सरकार, और कश्मीर हमेशा से इनका एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट रहा है। तो बस ये वही समझा रहे हैं कि अभी के करंट जो आर्मी चीफ़ हैं वो जनरल
असीम मुनीर हैं, तो इनका बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड होता है हर चीज़ पे। और ये एक फॉर्मर ISI चीफ भी हैं, और ये रह कर हिंदू मुस्लिम के रिलेशंस पे अपने कुछ रेफरेंसेस, कुछ टिप्पणियाँ देते रहते हैं बार बार। और ये ऐसी डॉक्ट्रिन पे भरोसा रखते हैं जो कि देखती है कश्मीर को एज अ बैटल ग्राउंड, एक ऐसी जगह की तरह नहीं देखती जहाँ पे शांति हो। ये बिलीव करते कि कश्मीर एक बैटल ग्राउंड है। तो बस ये हमेशा से हमारे लिए हमने देखा है कि जब पाकिस्तान में इंटरनल अनरेस्ट बढ़ा है, तब तक पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर किया ही है टेररिस्ट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए हैं, कारगिल वॉर हो गया, मुंबई में जो हुआ था, उरी अटैक, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने ये आपको बता दिया कि कितना सोच समझ के इन्होंने अपना टारगेट चूज़ किया है। पहलगाम में लोगों को भगा देंगे डरा करके, वहाँ से कभी कोई जाएगा नहीं। अब फिर यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किया है जो कश्मीरी लोग हैं उनके बारे में, कि लोग ऐसा बार बार कहते हैं कि कश्मीरी जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक सिंपथी रहती है टेररिस्ट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। पर ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो पीपल ऑफ कश्मीर है ना, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद ही एक विक्टिम है इन सारी चीज़ों के। यंगर जनरेशन जो है कश्मीर की, वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहती है, मिलिटेंसी नहीं चाहती, वो लड़ाई करना नहीं चाहती है। ये इन्होंने कहा। लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं अपनी बातों को कि अभी US के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हैं, अभी इस वक्त भी इंडिया के पास ऐसा चांस है, डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि उनसे बात करें हम लोग इस बारे में। US और US के अलाइज जितने भी हैं, हम लोग इस तरह से गुजारिश करें उनसे कि वो प्रेशर दे सकें ऑन पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जितने भी नेटवर्क सपोर्ट करें सब जगह से, उनको हम लोग प्रेशराइज़ करें कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। ऑफ कोर्स अगर कोई क्लोज और एंड कंट्री एज पावरफुल एज US, जब वो ऐसे प्रेशर डालेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बांध लेगा उसमें। राइटर ने वही कहा है कि सिंपथी इज़ ऑलवेज़ वेलकम, पर एक्शन लीजिए किसी चीज़ के ऊपर, वो ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। फिर उन्होंने लास्ट में कहा है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो पाकिस्तान समझता है, वो है लैंग्वेज ऑफ क्रेडिबल कॉन्सिक्वेंस। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है, हम जब तक उनके साथ वैसा नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। तो ये काफ़ी अग्रेसिव आर्टिकल हमें देखने को मिला है। तो ये चीज़ है राइटर के, ये सारे पॉइंट्स थे, मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा अभी जुडिशरी को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी का जितना काम है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को लांघ के अपना खुद ही से कुछ वो करते रहता है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नर के रिलेशन में जो उन्होंने जजमेंट सुनाया, तो वही काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने क्वेश्चन किया है सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर इनका मोटिव क्या है, ये क्यों अपने तरीके से लॉज बना देते हैं। मतलब लॉज बनाना इज़ अ वर्क ऑफ लेजिस्लेचर। तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो अपने पावर्स को ओवरस्टेप कर रहा है, पावर्स के अंदर रह के काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इस आर्टिकल में बेसिकली दो चीज़ों से डील किया गया, जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिव्यू। मैं आपको दोनों समझा देती हूँ बारी बारी से। जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है कि अगर कोई भी लॉ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की अपोजिशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो वॉइड हो जाएगा, है ना। ये कहता है आर्टिकल 13 से हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में पता चलता है। उसके अलावा एक जुडिशियल एक्टिविज़म है। इसका मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जुडिशियल एक्टिविज़म। जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिया होगा उन्हें क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके बारे में, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं पहले बताती हूँ आपको कि ये जुडिशियल एक्टिविज़म का कॉन्सेप्ट आखिर इंडिया में ओरिजिनेट कैसे हुआ, इंडिया में कैसे आया। ये ऐसे कॉन्सेप्ट ये US का है, 1940s के टाइम में ये ओरिजिनेट हुआ था US में, पर इंडिया में कैसे आया। तो राजस्थान में
आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द ईयर, बट 1990s आई गेस उसके टाइम में एक लेडी थी, उन्होंने देखा कि उनके मोहल्ले में, उनके गांव में बाल विवाह हो रहा है ना, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, तो उन्होंने उसे स्टॉप करने की कोशिश की। उसके रिस्पॉन्ड में क्या हुआ कि उनके साथ बहुत ही ब्रूटली गैंग रेप किया गया। अब ये बात अपनी लेकर के जैसे ही वहाँ का राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहाँ गई, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया कि वो जो एक्यूज्ड लोग थे उन्हें बेल दे दिया गया। फिर विद द हेल्प ऑफ सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन दिस लेडी टुक दिस केस टू सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, आई गेस नो नॉट पहली बार, पर ऐसे फर्स्ट टाइम था जब रिकॉग्नाइज़ किया गया था इस चीज़ को, उन्होंने एक ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश किए जिनका नाम रखा गया विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस बेसिकली जो होता है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट जो भी हो रहा है विमेन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ गाइडलाइंस इशू किए और उन्हें लीगल इफ़ेक्ट भी मिल गया। तो यही इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। जब जुडिशरी उनका लिखा लिखाया जितना भी रूल्स है उससे एक स्टेप आगे बढ़ के जब खुद ही से रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करने लगती है, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर बेटरमेंट ऑफ सिटीजन, फॉर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स, जब जुडिशरी ऐसा करती है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज़म कहते हैं। अब ऑफ कोर्स कुछ लोग इसके पक्ष में होते, कुछ विपक्ष में, तो यही चीज़ है। ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये एक तरह से साइड ले रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि जुडिशरी की कोई गलती नहीं है। साइड ले रहा है ये हमारे करंट सीजीआई का, संजीव खन्ना। तो वही यहाँ पे लास्ट में भी आप देखिए, अभी आपको रिसेंटली भी पता होगा कि हमारे इंडिया के वो जगदीप धांकर जी वाइस प्रेसिडेंट, उनके बहुत सारे रिमार्क्स हमें देखने को मिले। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है जुडिशरी को, है ना। जुडिशरी को उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल कह दिया। तो यही चीज़ें हैं। ये आर्टिकल जो है वो कह रहा है कि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी चीज़ है कि आप इसके पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं। एक्चुअली हर चीज़ में ही पक्ष और विपक्ष होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के। रूलिंग पार्टी के होगे तो आपको जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल नहीं सही लगेगा कि जुडिशरी ये क्या रिव्यू करके आप जो लॉ ला रहे हो उसे कैंसिल कर दे रही है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। अगर अपोजिशन में हो तो बिल्कुल सपोर्ट करोगे आप जुडिशरी को। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल ने बताया है कि जनरली ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट के डिसीजंस को अपहोल्ड ही करता है, उसके सपोर्ट में ही रहता है। पर लॉज को कैंसिल आउट कर देना, उन्हें स्ट्राइक डाउन कर देना, ये दिस हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत रेयर होता है ये सारी चीज़ें। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है, इट हैज़ टू स्पीक अगेंस्ट द मिस गवर्नेंट जो कि हो रहा है, मिस गवर्नेंस इंडिया में, तो उसके अगेंस्ट में बोलना काम है सुप्रीम कोर्ट का। तो यही बात है यहाँ पे। बाकी इन्होंने कहा है कि फेयर क्रिटिसिज्म हमेशा होना चाहिए और ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी की यही निशानी है कि क्रिटिसाइज़ किया जाए, अपने ओपिनियंस रखे जाएं चीज़ों पे। पर हमारे जजेस जो हैं वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा काम होता है उनके पास, क्योंकि इंडिया में जज पॉपुलेशन रेशियो बहुत ही कम है। करंट सीजीआई यानी संजीव खन्ना ने तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया भी नहीं है कंट्रोवर्सीज में आने के लिए। क्या उनके पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वो क्वेश्चंस पूछें किसी टॉपिक पे? बिल्कुल है अधिकार उन्हें, ऐसे ही नहीं वो इंडिया के चीफ जस्टिस बने हुए हैं। तो पर यही है, क्वेश्चंस पूछने पे भी आजकल क्या हो रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है रूलिंग पार्टी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ये जगदीप धांकर जी, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी बस अपना काम कर रही है, यही कहा है इस आर्टिकल ने, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है कि सिर्फ स्ट्रेस रहता है बच्चों को, खेलना कूदना है नहीं, तो उनका मेंटल हेल्थ बहुत ही फ्रेजाइल हो रहा है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स में कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 का ग्रोथ फोरकास्ट जो है ना
वो घटा करके 6.3% कर दिया। पहले इन्होंने 6.7% रखा था, अब उसे घटा दिया है 0.4% से और अभी उन्हें 6.3% कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद तो आई डोंट थिंक देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि यू शुड नो दिस पर्सन, ही इज़ अमेरिका के, यूएस के फेडरल रिज़र्व, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसके चीफ हैं ये, है ना। हिज नेम इज़ जेरोम पावेल। अभी यूएस के सेंट्रल बैंक और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में बहुत हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंटरेस्ट रेट्स लोअर कीजिए, मतलब कम कीजिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्टफुल स्टेटमेंट्स भी दिए हैं इनके बारे में। तो ये सारी तो खैर वो पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती हैं, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये देखिए कि यूरोप में क्या हुआ है कि सोलर प्रोडक्शन में राइज देखने को मिला है, बहुत अच्छा खासा राइज देखने को मिला है। तो ऑफ कोर्स ये इंडिकेशन है कि वो अपना फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस जो है वो कम कर रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लीन एनर्जी सोर्सेस। ये सारी बातें हैं। ओके, सो दैट्स प्रिटी मच इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।